माई सेल्फ प्रतीक, योर गाइडर। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6 हमारा सेकंड पार्ट, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ओके, अब इसमें हमें बता रखा है किसके बारे में, लेट्स टॉक इट। आयरन और स्टील इंडस्ट्री क्या है? बेसिक इंडस्ट्री है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये क्या है? हैवी भी बनाती है आइटम्स, मीडियम भी बनाती है, लाइट भी बनाती है। तो ये किस पार्ट में आ जाएगा? मशीनरी के पार्ट के अंदर आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, डिफेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारी आइटम्स के अंदर ये यूज़ हो सकती है। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो एक एक नंबर के या एक एक फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में आ सकते हैं। प्रोडक्शन और कंजप्शन जो स्टील का है वो क्या है? पूरी कंट्री के लिए डेवलपमेंट करता है। ठीक है, कैसे करेगा? किसी ना किसी चीज़ को आगे भेजेगा। और आगे हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, आयरन एंड स्टील इज हैवी इंडस्ट्री because all the raw material as well as finished goods are heavy and bulky entailing heavy transportation cost। बहुत भारी होता है, एक तरह से बनाने में प्रोडक्शन अच्छी लगती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा यहाँ पे। फिर हम चलते हैं नीचे, जो इसकी रेशियो है वो क्या है? आयरन ओर की, कुकिंग कोल की, लाइमस्टोन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप सभी। एक नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। ये मार्क कर रखा है आयरन और कुकिंग कोल, लाइमस्टोन 4:2:1 के अंदर। ठीक है, बाकी सारा यूजलेस है इस पैराग्राफ के अंदर। फिर नीचे चलते हैं हम। इन 2019 विद 111 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड स्टील, कच्ची स्टील ली गई थी। इंडिया रैंक्ड सेकंड अमंग द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर। कच्चे के पार्ट के अंदर इंडिया सेकंड नंबर पे आई थी। ठीक है, जो कि स्टार्ट करते हैं हम 2019 पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ स्टील इन द कंट्री वॉज ओनली अराउंड 74.3 किलोग्राम पर एनम। और ये वर्ल्ड के अंदर कितनी थी? 229.3 किलोग्राम थी। ओके, फिर हम देखते हैं वाई इज द पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ स्टील सो लो इन इंडिया। इंडिया में कम क्यों थी? क्योंकि जो भी प्रोडक्शन की पार्ट्स थे वो बहुत कम थे इंडिया के अंदर। ईजिली सारी चीज़ बन नहीं पाती थी, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती थी, इसलिए यहाँ पे नहीं बनाया जाता था। ठीक है, अब ये पॉइंट छोटा सा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। मिनी स्टील प्लांट आर स्मॉलर, ये छोटे छोटे बने हुए थे। हैवी फर्नेसेस चाहिए थे इसके लिए, तो वो सारी चीज़ डेवलप नहीं हो पा रही थी। उनके पास रोलर चाहिए थे जिससे वो प्रॉपरली उसको डेवलप करें। तो ये सारी की सारी मोटिवेशन यहाँ पे थी हमारी। ओके, फिर हमें बता रखा है किसके बारे में? प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टील, ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस के बारे में आपने सुना होगा। पर्टिकुलरली क्या होता है? एक बड़ी सी मशीन होती है, मशीन भी नहीं कह सकते, एक बिल्डिंग होती है जिसके अंदर क्या करते हैं हम मटेरियल को डालते हैं, कोई भी स्टील हो सकती है, आयरन हो सकती है, और उसको फिर हीट किया जाता है बहुत ज़्यादा लेवल पे, जिसके अंदर वो धीरे धीरे मेल्ट होकर प्योर प्रोडक्ट्स के अंदर बनती रहती है। जैसे फर्स्ट पार्ट में बता रखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, पहले कच्चा पार्ट ले लिया हमने, आयरन ओर को मेल्ट कर लिया। लाइमस्टोन इज फ्लशिंग, ठीक है, फ्लक्सिंग, सॉरी, लाइमस्टोन इज फ्लक्सिंग मटेरियल विच इज़ एडिड। इसको डाला जाता है, स्लैग को रिमूव कर देते हैं। स्लैग यानी कि जो फालतू का पार्ट है वो सारा का सारा यहाँ से रिमूव हो जाता है। कोक इज बर्न टू हीट द ओर, फिर कोक को डाला जाता है जिससे कि वो अच्छे से प्योर फॉर्म के अंदर बन जाए। ओके, फिर हम किसके ऊपर चलेंगे नेक्स्ट? पिग आयरन। पिग आयरन का मतलब क्या होगा? यहाँ पे मोल्टन मटेरियल को ले लेंगे और छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर उसको बना लेंगे। स्टील की मेकिंग हो जाएगी यहाँ पे। फिर लास्ट के अंदर क्या करेंगे? रोलिंग कंप्रेशन करके उसको फॉर्म कर लेंगे। जो भी आपको मटेरियल चाहिए वो यहाँ पे बन जाएगा। ओके, फिर नीचे मैप दिखा रखा है, इसका पार्ट आपको मैं अलग से दे दूंगा। अब हम देखते हैं किसके ऊपर। एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इज लार्ज, बहुत बड़ा प्लांट होता है स्टील का, कॉम्प्लेक्स होता है, इजीली सारी चीज़ नहीं होती, तो अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। पहले स्टील की मेकिंग करेंगे, फिर रोलिंग करेंगे, फिर शेपिंग करेंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को बना लेते हैं। स्टील की सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन सी है? सेल है। इसको याद कर लेना, फुल फॉर्म के अंदर आ सकती है। सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, कंपनी का नाम है ये। 1950 के अंदर इंडिया और चाइना ने प्रोड्यूस की थी बहुत अच्छे तादाद पे, क्वांटिटी पे स्टील को। आज के टाइम के अंदर जो चाइना है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? स्टील का। ठीक है, और कंज्यूमर भी है क्योंकि सबसे ज़्यादा वही बनाता है। उसके बाद सारी चीज़ की मॉडिफिकेशन है। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू रीजन हैज़ द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सबसे ज़्यादा कहाँ पे? अपने इंडिया के अंदर छोटा नागपुर प्लेटू के पास है। बिकॉज of the relative advantage this region have for the development of the industry। सारी की सारी जो चीज़ चाहिए वहाँ पे इजीली मिल जाती है, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, लेबर्स मिल जाती है, और जो प्रोडक्शन के बाद हमें सेल करना है वो भी इजीली वहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस इसकी वहाँ पे बहुत अच्छी होती है। फिर हमें 4 पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पे, वो याद कर लेना। हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल, ये मिल जाएगा। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर इजीली हो जाएगी। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, कई बार बहुत ज़्यादा सप्लाई कभी ऊपर हो रही है कभी नीचे हो रही है, तो इस चीज़ से हमें कई बार दिक्कत आती है। और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, कई बार जो जगहें हैं प्रॉपरली बन नहीं पाती, स्पेस नहीं हो पाता उसका पूरा। वी ऑल्सो इम्पोर्ट गुड क्वालिटी स्टील फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, दूसरे पार्ट से भी कंट्री की सारी चीज़ हमें मिलती है। लाइबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैव अ
बूस्ट टू द इंडस्ट्रीज, जो बाहर की कंट्रीज हैं और वो भी इंडिया में पैसे इन्वेस्ट करती है, जिससे कि ये सारी चीज़ उनको मिलती रहे, ठीक है। स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या बता रखा है, इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री, ये भी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर। लाइट है, रेजिस्टेंस टू कोरोजन, यानी कि इसमें जंग नहीं लगता। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट अच्छे से पकड़ता है। वैल्यूबल है, बिकम स्ट्रॉन्ग, अच्छे से बन जाता है जब किसी भी दूसरी चीज़ों के साथ मिलाया जाता है, ठीक है। सुना होगा आपने कि एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ बनाते हैं, एयरक्राफ्ट बनाते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं, वायर बनाते हैं, ठीक है, इसकी अच्छी प्रॉपर्टीज़ की वजह से। पॉपुलरिटी एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ जिंक, कॉपर, ये सारी चीज़ के अंदर मिलाई जाती है, ठीक है, कुछ हद तक, जिससे कि वो अच्छी बनी रहे। बाकी ये सब दूसरी इंडस्ट्रीज है, कॉपर की, स्टील की, जिंक की, लेड की, ओके। अब देखते हैं हम, इसमें बता रखा है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, केरला हो गया, कुछ पार्ट्स हैं वो याद कर लेना। बॉक्साइट इज द रॉ मटेरियल यूज इन द स्मेल्टिंग, इसको यूज़ किया जाता है किसको, बॉक्साइट को, क्योंकि बहुत अच्छी होती है, डार्क रेडिश कलर की होती है। इसका फ्लो चार्ट हमें नीचे दिखा रखा है, उसके बारे में हम अच्छे से और जान लेंगे। और उससे पहले बता रखा है हमें केमिकल इंडस्ट्री के बारे में। केमिकल इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी आज के टाइम में इंडिया जो है बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, क्योंकि हमें हर चीज़ के अंदर केमिकल कुछ ना कुछ चाहिए होते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स हो गए, इनऑर्गेनिक केमिकल्स हो गए, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो होंगे हमारे, वो सल्फ्रिक एसिड वगैरह हो गए, क्योंकि हमें क्लीनिंग के लिए या किसी भी अदर पार्ट के लिए इन सबको यूज़ करना पड़ता है, ओके। ये छोटा सा हमें पॉइंट बता रखा है। इसमें क्या दिखा रखा है, बॉक्साइट लिया हमने, बॉक्साइट के बाद एल्यूमिनियम का पार्ट लिया, ये रॉ मटेरियल लिया, फिर एल्यूमिनियम बना दिया। उससे क्या होगा, बल्क शिपिंग साइड के अंदर हम भेज देंगे, कैल्सिनेशन हो जाएगा इसका, पिचिंग फ्रॉम अ कॉलरी, कॉलरी इसके अंदर इकट्ठा कर लेंगे। और फिर लास्ट में बता रखा है हमें किसका, साइलोसाइट के बारे में। मोल्टन मेटल विच एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। ये हम यूज़ करते हैं बिजली के या किसी चीज़ की क्लीनिंग के उत्पादन के अंदर, ठीक है। और बता रखा है इसमें इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज़ हो रही है, 18,600 किलोवाट पर टन ऑफ ओर्स में इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी, ठीक है, ओके। अब हमें नीचे बता रखा है किसके बारे में, केमिकल के पार्ट के बारे में, जो हमने अभी छोड़ा था, है ना। जस्ट अ सेकेंड, केमिकल इंडस्ट्री के बारे में। फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं हम, प्लास्टिक्स यूज़ करते हैं, सिंथेटिक डाइज, ये डिफरेंट चीज़ें बता रखे हैं जो भी हम केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, ओके। वाई डू यू थिंक इट इज़ सो, ऐसा क्यों होता है। ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं जो पेट्रोकेमिकल्स हो गए हमारे, मैन्युफैक्चर करते हैं हम डिफरेंट चीज़ों को, जैसे प्लास्टिक हो गया, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स आर लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरीज, क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ से हमें पेट्रोल चाहिए दूसरी चीज़ों को क्लीन करने के लिए। और बेसिकली ये लार्ज इंडस्ट्री है, क्योंकि हम बेसिकली अपने घर के अंदर जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो केमिकल इंडस्ट्री के बेस ही होती है। बेसिक केमिकल अंडरगोज प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल्स, एक ही पार्ट को हम यूज़ कर सकते हैं कई सारी चीज़ों को बनाने के लिए, जैसे कि एग्रीकल्चर के अंदर कर सकते हैं, मार्केट कंजप्शन के अंदर कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के ऊपर। अब बता रखे हमें किसके बारे में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। फर्टिलाइजर के अंदर हम क्या क्या होंगे, जो भी हम खाद वगैरह यूज़ करते हैं वो फर्टिलाइजर में आ जाएगा। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स होते हैं, उसमें क्या क्या होगा, यूरिया होगा। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं, और कौन सा है, डीएपी होता है। डीएपी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो याद रखना 3 तरह के बता रखे हैं इसमें। फिर हम चलते हैं किस किस कॉम्बिनेशन से बनते हैं, नाइट्रोजन से बनता है, फॉस्फेट से बनता है पी, और पोटैश से बनता है, तो NPK अच्छे से याद कर लेना, ओके। फिर हम चलते हैं थर्ड, पोटैश इज एंटायरली इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोटैश और पोटेशियम किसी भी फॉर्म में इजीली रिजर्व नहीं किया जा सकता, ये बहुत ज़्यादा थोड़ा घातक है, ओके। आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन इंडस्ट्री बहुत जल्दी जल्दी एक्सपैंड होने लगी, तो अलग अलग पार्ट्स के अंदर वो बन गई। सीमेंट इंडस्ट्री की बात करेंगे तो क्या बनता है सीमेंट से, ब्रिजेस बन गए, फैक्ट्रीज बन गई, एयरपोर्ट्स, डैम्स वगैरह, ये सारी चीज़ बन जाती है। मेनली क्या बनता है, बल्कि और हैवी रॉ मटेरियल बनता है इसके अंदर सारा हमारा, लाइमस्टोन, सिलिका, ये सब यूज़ करेंगे। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे को हम, जो रेलवे हमारी उसको यूज़ किस लिए करते हैं हम, कोल को ले जाने के लिए, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई के लिए, है ना। तो द इंडस्ट्री हैज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स इन गुजरात, गुजरात के अंदर उसने बहुत सारे पार्ट्स बना रखे हैं, और गल्फ कंट्रीज के अंदर। फर्स्ट सीमेंट प्लांट कहाँ बना था, चेन्नई के अंदर बना था। कब बना था, 1904 में बना था, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस जैसी होगी, उसके बाद धीरे धीरे हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो बहुत जल्दी एक्सपेंड करने लगी। पहले धीरे धीरे उसका मॉडिफिकेशन हुआ था कि हम धीरे धीरे स्लोली करेंगे, लेकिन बहुत फास्टली वो एक्सपेंड करने लगी थी। इंप्रूवमेंट हुई, कहाँ पर हुई, क्वालिटी की इंप्रूवमेंट हुई, तो धीरे धीरे उन्होंने सब जगह भेजना स्टार्ट कर दिया। ईस्ट एशिया में, मिडल ईस्ट के अंदर, अफ्रीका में, साउथ एशिया के अंदर, है ना। ये धीरे धीरे पार्ट्स के अंदर सब जगह भेजते गए, और एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू जनरेट एडवोकेट डोमेस्टिक डिमांड, जितनी भी डिमांड थी वो सारी की सारी पूरी करी गई, ठीक है। इसी वजह से किसी भी चीज़ की अगर सपोज करो डिमांड होगी, तो ऑटोमेटिकली वो बढ़ती जाएगी, उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी को भी अच्छा करना पड़ेगा, वरना उसके कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं हम, इसमें क्या होंगे, हमारे व्हीकल्स यूज़ होंगे, टू व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, वट जो भी होंगे सारे यूज़ होंगे, कार, बस, ट्रक, ऑटोमोबाइल, ठीक है। ये सारे के सारे कहाँ पे है वो सब इसमें बता रखा है। गुरुग्राम हो गया आपका, ठीक है, दिल्ली होगी, मुंबई होगी, पुणे, चेन्नई, कोलकाता वगैरह, ये सब। फिर हम चलते हैं किसके ऊपर, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर। IT हब कहाँ है हमारा, बेंगलोर में, आपको सबको पता होगा इसके बारे में, है ना। जो भी फ़ोन्स है हमारे, जो भी लैंडलाइंस है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, ये सारी सर्विसेज वहीं से शुरू होती है। तो IT सॉफ्टवेयर है ये सारा का सारा, है ना।
द कॉन्टिन्यूइंग ग्रोथ इन द हार्डवेयर के अंदर जो इसकी ग्रोथ है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, सॉफ्टवेयर के अंदर बढ़ती जा रही है। आज के टाइम में क्या होगा, आप सुन सकते हो कि आपके अगर घर है उसके आसपास के भी जो लोग हैं इजीली आईटी सेक्टर में जरूर पाएंगे, कोई कंप्यूटर साइंस से होगा या कोई बीटेक करा होगा, वट मतलब आईटी सेक्शन कंप्यूटर से जुड़ा हुआ बंदा पाएगा, क्योंकि इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ रखी है। मशीनरी पहले क्या थी, लोग पहले हाथ से काम कर रहे थे, फिर उन्होंने मशीनरी स्टार्ट कर दी, फिर धीरे धीरे मशीनरी के अंदर भी मॉडिफिकेशन आने लग गया। तो मशीनरी के लिए तो आपको आदमी चाहिए, है ना, जो काम करेगा, आईटी बेस्ड चाहिए, सारे सारे सॉफ्टवेयर के काम हो गए। पहले डॉक्टर ऑपरेशन करते थे, अब क्या हुआ, ऑपरेशन के लिए भी रोबोट्स आने लग गए, वो रोबोट के अकॉर्डिंग वो सारे सारे काम होंगे, कटिंग सब कुछ काम मतलब वो रोबोट पर्टिकुलरली कर लेगा। तो आईटी सेक्टर का ही सारा का सारा पार्ट है। फिर हम चलते हैं इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। धीरे धीरे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, एनवायरमेंट को हम हार्म करते जा रहे हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। मेनली क्या बता रखे हैं इसमें, 4 तरह के पोल्यूशन बता रखे हैं, एयर, वाटर का, लैंड का, नॉइस का, ठीक है। इस सब के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार छोटा सा ब्रीफ कर लेते हैं। एयर पोल्यूशन क्या है, इज कोज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैस। कौन कौन सी गैसेज होती हैं वो आप सबको पता है ना, जैसे कि हम ले सकते हैं इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हार्मफुल गैसेज है जो वहाँ से निकलती है और बहुत ज़्यादा हमें हार्म करती है। जो डस्ट वगैरह हो गए, स्प्रेज हो गए, हमारी स्मोक होगी, ये सारी सारी चीज़ निकलती है कार से, व्हीकल से, या फिर जो हम मच्छर मारने वाले स्प्रे होते हैं उन सब से भी निकलती है। ये धीरे धीरे करते करते जो हवा है, हवा का तापमान भी बढ़ा देते हैं, एज वेल एज स्मोक को भी क्रिएट करते हैं। जितनी फैक्ट्रीज हैं उन सब से वेस्ट बाहर निकलता है, उसको कई बार ये लोग रिफाइन नहीं करते, तो बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो जाता है ना। फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, गाड़ियों से निकल रहा है टॉक्सिक, कई बार लीकेज हो रही है कि या फिर कहीं पे हम कोई गैस से काम के रिलेटेड कर रहे हैं तो हैजार्डियस वेज निकल रहे हैं ना, उस गैस की वजह से सारा का सारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। फिर हम चलते हैं किसके ऊपर, वाटर पोल्यूशन के ऊपर। वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, मेनली किसी भी फैक्ट्री से या कोई भी पानी निकला, कोई रिवर्स में डिस्चार्ज हो गया, भैंसों को निला रहे हैं कोई, है ना, ये सारे के सारे पॉइंट्स में बता रखे हैं। या कोई भी मतलब डिस्चार्ज अगर पानी के अंदर हो और वो सारी सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है तो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है या फिर फैक्ट्रीज़ हैं जिसका केमिकल वेस्ट सारा का सारा पानी के अंदर सप्लाई कर देते हैं वो लोग, इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। थर्मल पोल्यूशन की बात करेंगे तो थर्मल पोल्यूशन मेनली क्या होगा, जो भी चीज़ हमारे गर्म स्रोत से निकल रही है, जैसे कि किसी भी चीज़ का पानी है, पानी के अंदर गर्म फैक्ट्री से जो भी वेस्ट निकला वो उसका टेम्परेचर को बढ़ा रही है। थर्मल प्लांट, ड्रेनेज सिस्टम है, कोई भी चीज़ जो टेम्परेचर को बढ़ाएगी वो हमारा किस में आ जाएगा, थर्मल पोल्यूशन में आ जाएगा। वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो भी वेस्ट निकला वो पानी के अंदर डिस्चार्ज हो गया, या बेबी डिफीट्स है या फिर मिसकैरेज हुआ किसी का, वो सारे सारा हमने एज इट इज़ पानी में डाल दिया, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे गैसेज जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी और सारा का सारा वो खराब हो जाएगा और धीरे धीरे कंटामिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारे सारे प्रोसेस बता रखा है थर्मल पोल्यूशन का, ठीक है। याद रखना है मेनली क्या होगा, हीट का इवॉल्व होना, वो क्या है, थर्मल पोल्यूशन है। लास्ट में इसमें एक और लाइन बता रखी है, रेन वाटर परकुलेट्स टू द सॉइल। रेन वाटर के अंदर बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, वो ज़मीन के अंदर चले जाता है, फिर धीरे धीरे वो ज़मीन में चले जाने के बाद पानी तक पहुंच जाते हैं, तो वो भी कंटामिनेट करते हैं, सारा खराब कर देते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन की हम बात करेंगे तो वो तो आपको पता है, एक तो म्यूजिक होता है जो आपको सुनने में अच्छा लगता है, एक नॉइज़ पोल्यूशन होता है जो कानों के लिए बहुत बुरा होता है, इरिटेशन स्टार्ट कर देता है, एंग्री बना देता है हमें, है ना। ये सब बता रखा है नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में, जैसे डीजे डैक्स हो गए, बहुते चलते हैं, फैक्ट्रीज होगी, मशीनरी होगी, ये सारा का सारा इसके अंदर आएगा। जब इसके कोजेज हो गए, है ना, तो हमें इसको कंट्रोल करना भी आना चाहिए। तो कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन सब चीज़ों को बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, है ना। जैसे फैक्ट्री से कोई भी वेस्ट निकल रहा है तो उसको पहले अच्छे से क्लीन कर लो, उसके बाद उसको पानी में डालो। एयर पोल्यूशन के लिए निकल रहा है तो बाहर उसके वहाँ पे चिमनीज या दूसरे तरह के एयर फिल्टर्स होते हैं जो उसको वहाँ पे जितनी भी गैसेज हैं सबको वहीं पे रोक लेंगे और जो प्योर एयर है उसको बाहर निकलने देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है किसी भी तरह का। फिर हम चलते हैं किसके ऊपर, मिनिमाइजिंग यूज़ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग, रिसाइकल करो, रिड्यूस करो, है ना, ये सारे प्रोसेस करने चाहिए हमें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को यूज़ करना चाहिए हमें, हॉट वाटर को ट्रीट करना चाहिए जिससे कि दूसरी चीज़ों को खराब ना करे। प्राइमरी एक्टिविटीज़ देखनी चाहिए, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ बायोलॉजिकल प्रोसेस बनाना चाहिए, जिससे क्या होगा, एनवायरनमेंट हमारा अच्छा रहेगा और सारी की सारी चीज़ें जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है वो ग्रो करेगी अच्छे से। टर्शियरी ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल प्रोसेस को यूज़ करके रिसाइकिल करेंगे किसको, वेस्ट वाटर को, वो इवेपोरेशन प्रोसेस पूरा का पूरा। ओवर ड्रोनिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, जिससे कि हम ग्राउंड वाटर को दोबारा से रिफिल कर सकें, सारी सारी चीज़ें क्लीन रहे और इसको हम आने वाले टाइम के अंदर दोबारा यूज़ कर सकें, है ना। ये सारे के सारे पॉइंट्स बता रखे हैं इसमें। फिर नॉइस एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स को यूज़ करना चाहिए जिससे कि हमारे कानों में दिक्कत ना हो, ईयर प्लग्स को, ईयरफोन्स को, ये सब लगाना चाहिए, ठीक है। फिर लास्ट में बता रखा है एनटीपीसी के बारे में। ये क्या है, मेजर प्रोवाइड करती है हमें इंडिया के अंदर कॉरपोरेशन है, सॉरी ये कॉरपोरेशन है जो इंडिया के अंदर है, आईएसओ से सर्टिफाइड है, ठीक है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम जो मेनली क्या देखते हैं, कितना पॉल्यूशन है, ग्रोथ हो रही है कितनी, और कितना हम रिड्यूस कर सकते हैं या क्या क्या हम अडॉप्ट कर सकते हैं। बीच में आपने देखा होगा कि अभी कुछ टाइम पहले पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था, तो उसके अकॉर्डिंग ये लोग पानी को
छिड़कवा रहे थे एक तरह से रोड के ऊपर या फिर एयर के अंदर, जिससे कि जो लेवल है पोल्यूशन का वो धीरे धीरे कम हो जाए और ज़्यादा पोल्यूशन ना बढ़े, है ना। फर्स्ट पॉइंट इसमें बता रखा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, अलग अलग इक्विपमेंट्स को यूज़ करेंगे, ठीक है, टेक्निक्स को यूज़ करेंगे कम करने के लिए। मिनिमल वेस्टेज, ठीक है, मिनिमल वेस्टेज यानी कम वेस्ट करेंगे, ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे किसी भी चीज़ का, जितना यूटिलाइज कर सकते हैं उतना यूटिलाइज करेंगे। इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखेंगे, अगर प्लांट्स वगैरह या फॉरेस्ट को हमने काट दिया तो दोबारा से रिड्यूस करना है, क्या करना है, कटिंग को और अफॉरेस्टेशन को स्टार्ट करना है, यानी कि हम प्लांट्स वगैरह को ज़्यादा उगाएंगे, है ना, ये सब चीज़। रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन ज़्यादा नहीं करेंगे, पोन्ड मैनेजमेंट बनाएंगे, यानी कि फिशेस को या फिर आर्टिफिशियल लेक्स वगैरह बनाना, जिससे कि नई नई चीज़ें ग्रो होएं और पुरानी चीज़ें जो ख़त्म हो चुकी हैं वो भी मॉनिटरिंग में रहे। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग रिव्यूज़, यानी कि हम देखते रहेंगे कि किस किस जगह से कहाँ ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, उस चीज़ को रोका जाए और हर एक चीज़ को स्टेबल करा जाए, है ना। आई होप सो आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। और इसके जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और इसके पर्टिकुलरली नोट्स और जो क्वेश्चन में आएंगे, मतलब यानी कि आपके एग्जाम में आएंगे, वो सारे के सारे मैं शॉर्ट्स के अंदर या वीडियोज़ में आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। थैंक यू सो मच।